डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेसमैन को कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी में कब ऑप्ट करनी चाहिए और कब ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। जब एक बिजनेसमैन जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कराता है तो लॉ उसको दो ऑप्शन देती है कि आइदर ही कैन गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम और ही कैन गो फॉर द नॉर्मल स्कीम। इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगर एक बिजनेसमैन ने रजिस्ट्रेशन नॉर्मल स्कीम में कराया है तो ये कॉम्पोजिशन में स्विच हो सकता है, और अगर कॉम्पोजिशन में कराया है तो ये नॉर्मल में स्विच हो सकता है। अब हमें ये समझना है कि इस पूरे वीडियो में कि बिजनेसमैन को कौन सी स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल है, हाँ, और वही हम समझेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम जो बिजनेसमैन ऑप्ट कर सकता है वो तीन केसेस में कर सकता है। आइदर ही कैन एंगेज इन अ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, he can engage in a restaurant service, और he is engaged in other services। बट मैं जो अपना ये वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे मैंने जितना एनालिसिस करा है मैं इस एनालिसिस पे कर रहा हूँ। अ बिजनेस मैन इज एंगेज आइदर इन अ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। हम बिफोर वी प्रोसीड फर्दर कि कौन सी स्कीम बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल रहेगी, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई दोनों स्कीम में है क्या। तो पहले मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक कंपैरिजन बनाया है, उस कंपैरिजन से हम आगे नेक्स्ट पेज पे समझेंगे कि कौन सी स्कीम बिजनेसमैन के लिए कब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। हम पहली बात समझते हैं एप्लीकेबिलिटी। नॉर्मल स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टर्नओवर। देखिए, जीएसटी के लिए नॉर्मल बात में बात करें तो टर्न ओवर 40 लैक्स इन केस ऑफ गुड्स एक्सीड होती रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बट बिजनेसमैन 10 लैक्स के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, 20 लैक्स के ऊपर भी ले सकता है, और 40 लैक्स के ऊपर तो मैंडेटरी है ही है। इसका मतलब अगर हम एज्यूम करते हैं 50 लाख रुपीज़, तो 50 लैक्स में अगर बिजनेसमैन का टर्नओवर हो रहा है और उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है क्रॉसिंग आफ्टर 40 लाख रुपीज़, तो ही कैन ऑप्ट फॉर द नॉर्मल स्कीम एज वेल एज दी कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में एक अपर लिमिट दे दी है कि अ बिजनेसमैन कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम ओनली व्हेन टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर। मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफली बताता हूँ। द इंटेंशन बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस कॉम्पोजिशन स्कीम इज दैट कि भाई एक छोटे बिजनेसमैन को जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो जीएसटी की डिटेल वर्किंग नहीं कर सकता, उसके लिए स्कीम की ड्राफ्टिंग की गई है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो हैंस यहाँ पे एक अपर लिमिट दिया टर्नओवर की कि अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स इज नॉट एक्सीडिंग अप टू 1.5 सी आर, यहाँ 1.5 सी आर मतलब जनरल बोल रहा हूँ, नॉट पर एनम, कि इस लिमिट के अंदर आपका टर्नओवर है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर हम बात करते किसी का बिजनेसमैन का टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ है तो ही कैन गो फॉर द नॉर्मल स्कीम और ही कैन गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर 1.8 करोड़ रुपीज़ है, ही कैन ओनली गो फॉर द नॉर्मल स्कीम, ही कैन नॉट गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। Hence, to be eligible for composition scheme, your turnover should not exceed 1.5 CR and the limit is 75 lakhs in certain states। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन दोनों स्कीम में और डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने बेसिस लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी इनपुट क्रेडिट ऑन परचेज। जब एक बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है जिसके ऊपर जीएसटी है तो उसको उस जीएसटी का बेनिफिट मिलता है, दैट्स कॉल्ड इनपुट क्रेडिट। एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने 10,000 रुपये का सामान परचेज करा जिसके ऊपर उसने 5% जीएसटी दिया, तो यहाँ पे उसने जो टोटल पेमेंट करी है इट्स 10,500। बट यहाँ पे उसकी जो सिंपल सी बात करें, उसका जो एक्सपेंस माना जाएगा वो 10,000 रुपये माना जाएगा, और जो 500 रुपये है हम ये मानेंगे कि उसने जीएसटी डिपार्टमेंट को ये एडवांस में टैक्स दे दिया है, और ये एडवांस का जो जीएसटी में टैक्स दिया है इसका बेनिफिट उसको आउटपुट लाइबिलिटी से सेट ऑफ मिल जाता है। तो अगर हम इसको जो हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, जो हमने परचेज पे जीएसटी पे करा है उसको हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट, और शॉर्ट में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो नॉर्मल स्कीम में हमारी जो परचेज है उस पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट कॉम्पोजिशन स्कीम में हम जो भी परचेज कर रहे हैं उसमें मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस वाले एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने परचेज करी है 10,000 रुपीज़ की और 500 रुपये उस पर जीएसटी दिया है, तो इस केस में मेरा जो एक्सपेंस बनेगा इट विल बी
10,500 रुपीज़। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जीएसटी ऑन आउटपुट। अंडर नॉर्मल स्कीम a businessman can collect GST from the customer, but under composition scheme GST on sales cannot be collected from the customer। ये चीज़ अभी नीचे एग्जांपल से मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। जीएसटी रेट कितना है? एज पर एप्लीकेबल रेट्स। अगर किसी गुड्स के ऊपर 5% है तो 5% लगेगा जीएसटी रेट ऑन आउटपुट, और अगर किसी जीएसटी और किसी के ऊपर 18% है तो 18% लगेगा। But under a composition scheme, a seller has to pay 1% GST on sales, and that GST has to be paid by the supplier from his own pocket. He cannot collect from the customers। ये उसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। मीन्स अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, से सेल जो है, सेल्स की प्राइस आ रही है 20,000 रुपीज़ और जीएसटी का रेट है 5%। तो अंडर कॉम्पोजिशन, अंडर नॉर्मल स्कीम जो सेलर वो बेचेगा वो कितने का बेचेगा? 20,500 का बेचेगा, और जो 500 रुपये है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, प्रोवाइडेड उसके पास आईटीसी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं फ्रेंड नॉर्मल स्कीम में। अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम वो कितने का बेचेगा? 20,000 रुपये का। इस पर 1% कितना हो गया फ्रेंड? 200 रुपये। वो 200 रुपये अपनी पॉकेट से जमा कराएगा जो उसका एक्सपेंस है। तो अगर हम इसका सिंपल से एक अकाउंट बनाए जिसको हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, वो यहाँ पे ट्रेडिंग सेल्स कितनी दिखाएगा फ्रेंड? 20,000 रुपये, और यहाँ पे अपने पीएनएल में वो एक्सपेंस कितना दिखाएगा? 200 रुपये। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम जीएसटी कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। उस पर 1% जीएसटी जितनी भी सेल्स करी है वो सेलर को अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है, और वो उसके लिए एक्सपेंस है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जीएसटी लाइबिलिटी ऑन एग्जेम्प्टेड गुड। कोई बिजनेसमैन ऐसा हो सकता है जो अपनी सेल, जो ऐसे आइटम बेच रहा है जिस पे जीएसटी ज़ीरो है और कुछ आइटम पे जीएसटी अवेलेबल है। एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल किराना शॉप। किराना शॉप पे जो बिजनेसमैन है वो एग्जेम्प्टेड गुड भी बेच रहा है। एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब जिसके ऊपर जीएसटी का रेट नील है, और वो टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहा है जिस पे जीएसटी आइदर 5% है और 18% है। अगर कंपोजिशन नॉर्मल स्कीम है तो नॉर्मल स्कीम में जो एग्जेम्प्टेड गुड है उस पे बिजनेसमैन को जीएसटी पे नहीं करना है, और जो टैक्सेबल गुड्स है उसी पे उसको कस्टमर से कलेक्ट करके जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। बट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम वो टोटल सेल जितनी भी उसकी सेल है, चाहे एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल, दोनों पे उसको 1% डिपॉजिट करना है। यहाँ पे मैं टेक्निकल बात पे नहीं जा रहा हूँ। अगर टेक्निकल बात करते हैं, इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग और इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसको किस पे देना है? टैक्सेबल आइटम के ऊपर देना है। और अगर बंदा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है तो उसको टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल दोनों आइटम पे जीएसटी डिपॉजिट करना है। बट यहाँ भी बिफोर, मतलब मैं इसको ज़्यादा टेक्निकल पार्ट पे लेके नहीं जा रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ कि जीएसटी जो है 1% देना है अगर बंदा मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वॉल्व है, चाहे वो टैक्सेबल सेल करे नॉन टैक्सेबल। और ट्रेडिंग में उसको किस पे देना है? सिर्फ टैक्सेबल पे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इंटरस्टेट सेल। इन अ नॉर्मल स्कीम इंटरस्टेट सेल कैन बी डन बाय अ बिजनेसमैन, बट इफ अ पर्सन इज ऑप्टेड फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता है। जैसे वो इंटरस्टेट सेल करेगा उसकी कॉम्पोजिशन स्कीम से वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? नॉर्मल स्कीम पे। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें कि नॉर्मल स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी बिजनेसमैन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टर्नओवर, but a composition scheme can be opted by a businessman only when his turnover is up to 1.5 CR or 75 lakhs in certain states। आईटीसी नॉर्मल स्कीम में नहीं मिलता है, कॉम्पोजिशन आईटीसी नॉर्मल स्कीम में सॉरी मिलता है और कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं मिलता है। ऑन आउटपुट जो कस्टमर जीएसटी ऑन आउटपुट, नॉर्मल स्कीम में आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, बट अंडर अ कॉम्पोजिशन स्कीम यू कैन नॉट कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। इतने बैकग्राउंड के बाद अब हम आते हैं एक वर्किंग के ऊपर, जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सी स्कीम बिजनेसमैन के लिए बेटर है, नॉर्मल और कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 CR और 75 लैक्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है।
यहाँ पे मैंने जो बाइफर्केशन करी है वो कैसे करी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जो लिख रहा हूँ वो बोलता हूँ, उसका एग्जांपल लेता हूँ। नो जीएसटी ऑन इनपुट एंड जीएसटी इज ऑन आउटपुट एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेसिफाई द एमआरपी फॉर द गुड्स। सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे एक आटा चक्की, आटा चक्की वाला क्या कर रहा है, आटा चक्की वाला गेहूं खरीद रहा है और गेहूं के ऊपर जीएसटी नहीं है। इसका मतलब वो जो परचेज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं कर रहा है। और जो आउटपुट है वो मान लेता हूँ कि वो एक ब्रांड के नाम से अपना आटा बेच रहा है, तो ब्रांडेड आटे के ऊपर जीएसटी का रेट है 5%। तो यहाँ पे हमें केस जो लेना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ये लेना चाह रहे हैं कि प्रिक्योरमेंट परचेज के ऊपर जीएसटी नहीं है और आउटपुट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट स्पेसिफाई एनी एमआरपी फॉर द गुड्स। अब हम इसको एग्जांपल में लेके चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि एक परचेज जो है उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये है, सेल प्राइस 1,500 रुपये, जिसके ऊपर 5% जीएसटी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कॉम्पोजिशन और नॉर्मल में क्या है। ये जो सेल प्राइस है ये मार्केट में एक तरह से सामान बिक रहा है। ऐसे समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम आटा लेने जाते हैं, आटे का एक रेट आ रहा है 40 रुपये पर किलो। अब हम 40 रुपये पर किलो चाहे उस डीलर से ले, उसने कॉम्पोजिशन ऑफ कर रखा है, नॉर्मल से ले, एज अ कस्टमर हम उसको 40 रुपये ही देना चाहेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेल प्राइस फॉर द कंज्यूमर इज़ 1,500 रुपये। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हम जाते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में डीलर के लिए प्रॉफिट कितना आएगा दोस्त, निकालते हैं। देखिए 1,500 रुपये उसकी सेल प्राइस हो गई, 1,000 उसकी परचेज हो गई और 1,500 रुपये पे 1% वो जीएसटी पे करेगा, 1% जीएसटी पे करेगा। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 485। अगर यही बिजनेसमैन नॉर्मल स्कीम ऑफ करता तो नॉर्मल स्कीम में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती, कॉस्ट उसकी 1,000 रुपये आती, सेल उसकी कितनी आती, 1,429। क्यों, क्योंकि 1,500 रुपये जो है, 1,500 रुपये में सेल में जीएसटी इंक्लूड है। इसका मतलब वो अपनी जो एक्चुअल सेल है, जो उसका प्रॉफिट का पार्ट बनेगा वो 1,429 बनेगा, जिसके ऊपर 5% जीएसटी आता है। हम चेक करके मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 1,429 इंटू इंटू 5%, तो मेरा जीएसटी 71 आ रहा है। तो 1,429 प्लस 71, 1,500 रुपये, 1,429 प्लस 71, 1,500 रुपये मेरी सेल आ रही है। तो यहाँ पे जो इन बिजनेसमैन नॉर्मल स्कीम में ऑप्ट कर रहा है उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 429। और अगर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 485। इसका मतलब जिस सिचुएशन में आपके इनपुट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है और आपके आउटपुट के ऊपर जीएसटी है, वो तो ऑब्वियस है, बट एमआरपी स्पेसिफाई नहीं है कोई, तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बेस्ट रहेगी। अब दूसरा सिनेरियो लेता हूँ कि आपके इनपुट्स पे जीएसटी है, आउटपुट पे जीएसटी है, एमआरपी नहीं है। अब हम लेते हैं परचेज आ रही है 1,000 रुपये, 5% उसके ऊपर हमें जीएसटी है, सेल प्राइस मैंने वही माना है और जीएसटी इज 5% ऑन माई सेल्स। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में बंदा आ रहा है, उसकी सेल प्राइस 1,500 हो गई, अब उसने जो सामान परचेज करा है वो 1,050 का करा है, क्योंकि वो जो परचेज पे जीएसटी पे कर रहा है उसको उसका कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो और 15 रुपये 1% को सरकार को जीएसटी देना है जो उसका टैक्स हो रहा है। तो हैंस उसका प्रॉफिट कितना हो गया फ्रेंड्स, 1,500 रुपये माइनस 1,050 करा, तो ये हो गया 450। 450 में उसने 15 रुपये जीएसटी पे कर दिया, 435 रुपये उसका प्रॉफिट आ रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नॉर्मल स्कीम में। नॉर्मल स्कीम में जो उसने परचेज करी है जीएसटी देके, उसका उसे आईटीसी मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 1,000 रुपये। सेल्स इस 1,500 रुपये में सेल्स जीएसटी इंक्लूड है, तो यहाँ पे उसकी सेल प्राइस कितनी आई, 1,429। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 429। तो अगेन आप देखेंगे इस सिनेरियो में भी कॉम्पोजिशन स्कीम इज मोर बेनिफिशियल एज प्रॉफिट इज मोर अंडर अ कॉम्पोजिशन स्कीम। एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे इनपुट्स पे जीएसटी है, आउटपुट पे जीएसटी है और एमआरपी स्पेसिफाई कर रखी है। एमआरपी स्पेसिफाई कर रखी है, इसका मतलब आपकी एमआरपी में, आपकी सेलिंग प्राइस में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है।
अब ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको लिया है, ये वाली शॉप हम ले सकते हैं, एक मिठाई की शॉप। मिठाई वाला जो है वो घी परचेज कर रहा है, क्रीम परचेज कर रहा है, ऐसे आइटम परचेज कर रहा है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है, और वो जो सामान बेच रहा है उस पर एमआरपी लॉ ने कोई स्पेसिफाई नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू नॉर्मल शॉप एंड वी से वी बाय काजू की बर्फ़ी। अब काजू की बर्फ़ी 2-3 सेलर इकट्ठे बेच रहे, तो दे हैव स्पेसिफाई कि भाई हम 1500 रुपये की पर केजी एंड कंज्यूमर को बेचेंगे। लॉ ने कोई इसके ऊपर एमआरपी फिक्स नहीं करी है। अब कंज्यूमर को पता है भाई 1500 रुपये की काजू की बर्फ़ी मिलती है किलो की, तो वो 1500 रुपये देने के लिए तैयार होगा। अगर उसके लिए मिठाई वाला उससे बोलेगा साहब इसके ऊपर जीएसटी एक्स्ट्रा है, तो शायद वो उससे नहीं ले। तो दोनों सिनेरियो समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे हम केस ले रहे हैं जहाँ पे लॉ ने एमआरपी फिक्स कर दी। जो भी हम से बिस्किट्स लेते हैं या कोई ऐसा आइटम ले रहे हैं जिस पे एमआरपी फिक्स्ड है, उस सिनेरियो में क्या पोजीशन निकल के आती है मैं समझाता हूँ आपको। परचेज आपकी 1000 रुपये है, 5% आपका जीएसटी है। सेल आपकी कितनी है? 1500 रुपये। यहाँ पे 5% आपकी सेल्स में जीएसटी इंक्लूड है। अब यहाँ पे जो आदमी अपनी सेल्स करेगा वो कस्टमर से कितनी सेल कर सकता है? 1429 रुपये। कारण क्या है कि वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पे 1500 रुपये क्या मान रहे हैं? एमआरपी मान रहे हैं, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। हैंस उसको कस्टमर्स को जीएसटी माइनस करके ही सेल करनी पड़ेगी। तो 1429 रुपये उसने सेल करी, 1050 का खर्चा हो गया, या 15 रुपये में गलत लिख गया, उसको 14 रुपये का जीएसटी पड़ेगा। तो हैंस जो उसका प्रॉफिट आएगा कितना आएगा फ्रेंड्स? 1429 रुपये माइनस 1050, ये कितना हो गया? 9, 12 में से 5 गए 7, 379, 379 में से 40 गए 5, 365। यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 1429 माइनस 1050 माइनस 14 रुपीज़, तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आएगा फ्रेंड? 365। ये अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहा है। अब नॉर्मल में आते हैं। नॉर्मल में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 1000। क्यों? क्योंकि जो परचेज पे जीएसटी पे करा है वो उसके लिए एक्सपेंस नहीं है। सेल 1429, उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 429। हेंस आपने ऊपर समझा होगा कि पहले दो केस में इट्स बेनिफिशियल फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन टू गो फॉर अ कंपोजिशन स्कीम, और तीसरे केस में जहाँ पे गुड्स की एमआरपी स्पेसिफाई करी है, इट्स बेटर टू गो फॉर द नॉर्मल स्कीम। अब यहाँ पे 5% है। सेम वर्किंग मैंने करी है आपको समझाने के लिए, अगर जीएसटी का रेट 18% है। मैं आपको फटाफट बताता हूँ। यहाँ पे सेम डाटा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। 1500 रुपये की सेल प्राइस है, 1000 रुपये की परचेज प्राइस है, 1500 485। बट यहाँ पे 1500 रुपये की सेल प्राइस में जब एक नॉर्मल बंदा है वो कंज्यूमर को 1500 रुपये में बेच रहा है और रेट 18% है, तो हम मान के चल रहे उसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो हैंस उसकी जो सेल आएगी वो कितनी आएगी? 1271। मीन्स 1271 पे वो कस्टमर से 18% जीएसटी ले रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1271 इंटू 0.18, ये हो गया 229। तो हमने करा 1271 प्लस 229, तो 1500 की सेल आ रही है। तो यहाँ पे अगर रेट हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉर्मल में प्रॉफिट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब हम ये वाला केस लेते हैं, जीएसटी ऑन इनपुट्स एंड जीएसटी ऑन आउटपुट, नो एमआरपी। परचेज कितनी हो रही है? 1000। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जो परचेज प्राइस पड़ेगी, एक्सपेंस पड़ेगा, वो कितना पड़ेगा? 1000 रुपये प्लस 180, दैट्स 1180। सेल 1500 रुपये की है, 15 रुपये खर्चा हो गया 305। यहाँ पे प्रॉफिट कम आ रहा है। दूसरी स्कीम जहाँ पे एमआरपी स्पेसिफाई करी है वहाँ पे इट्स बेटर फॉर बिजनेसमैन टू गो फॉर अ नॉर्मल स्कीम एज कम्पेयर टू कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा। तो हेंस आपको ये समझ में आएगा इस एग्जांपल से किस सिनेरियो में इट्स बेटर फॉर बिजनेसमैन टू गो फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम एंड बेटर टू गो फॉर अ नॉर्मल स्कीम। थैंक यू।